हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालिया आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? विद्युत। और विद्युत के अंदर हमने ओम्स का नियम पढ़ा था और ओम के नियम के अंदर एक राशि आई थी। कौन सी राशि आई थी? प्रतिरोध। क्या आया था? प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले। ओम के नियम में क्या पढ़ा था कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? परिवर्तित जब नहीं होती है तभी ओम का नियम V/I काम करता है। तब क्या आता है? आर प्रतिरोध आता है। लेकिन अगर क्या करें, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित कर दे, हम क्या करें, अगर तार को बदल दे, तार की लंबाई बढ़ा दे, अगर तार को मोटा कर दे, तब क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। अब देखते हैं हम प्रतिरोध। अब देखो, सामान्य जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? क्या देखो, ओम के नियम में हमने क्या किया था? ओम के नियम में हमने ये जो लगाया था इसके ऊपर इसको एक ही जगह पर फिक्स रखा था। अगर उसको आगे पीछे कर लेते तो क्या होता? तार की लंबाई है वो ज्यादा कम होती है और बढ़ती, प्रतिरोध का मान घटता तथा बढ़ता। अब वो कैसे बढ़ेगा वही आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो प्रतिरोध होता है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक एक चीज को समझेंगे। पहला है कि जो तार का प्रतिरोध होता है, सॉरी, जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध, जो आर होता है, प्रतिरोध आर होता है, आर किस पर निर्भर करता है? पहला है जो प्रतिरोध आर होता है वो समानुपाती होता है इसके तार की लंबाई, चालक तार की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। तो आर समानुपाती एल। अब इसको अपन समझते हैं कैसे जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखो, जो तार होता है, ये मान लो तार की ये लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक इतनी, ये मान लो कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। अब इस 2 मीटर में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस जो तार के अंदर क्या है, जो चालक कण है, इसके जो परमाणु है तार के, उसके अंदर क्या रिक्त स्थान और उसमें से आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसको रोकते हैं। ये इसको रोकते। अब मान लो यहां से यहां तक आने में क्या करना है? जो आवेश है उसको मशक्कत करनी है। आवेश को रोकने वाले मान लो कण यहाँ पर है कितने, अपन सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए करते, ऐसा होता नहीं है कि मान लो यहाँ पर सिर्फ कितने हैं? 4 कण, 5 कण है। कितने हैं? 5। और ये 5 चीजें इसको रोक रही है, इस करंट को जाने से रोक रही है। अब अगर मैं क्या करूं कि इस तार को अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा, इस तार की लंबाई बढ़ा दूंगा, इसको कर दूंगा मैं 4 मीटर, तब क्या होगा कि ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है इसको रोकने के लिए इसके डबल, मतलब ये सोचो कि यहां से जो करंट जा रहा है, पहले इसको कौन रोक रहे थे? 5 आदमी मिलकर रोक रहे थे। अब इसको कौन रोक रहे हैं? 10 आदमी मिलकर रोक रहे हैं। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसके अंदर ये जो आवेश का प्रवाह है वो होना धीमे हो जाएगा। और जो आवेश का प्रवाह ही धीमे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आवेश को प्रवाह जो धीमा का देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो यहां पर क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या है? धारा है या करंट है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा का फ्लो करने वाला ये जो चालक है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसमें करंट कम फ्लो होगा। जैसे ये तार लंबा है तो इसका प्रतिरोध आर क्या है? ज्यादा। प्रतिरोध आर है ज्यादा, इसका प्रतिरोध आर क्या है? कम है। ठीक है, यहां पर हमने लंबाई बढ़ाई है, यहां पर लंबाई इतनी ही है। अब ये जो चालक है, ये करंट का फ्लो है, ये इसमें कम होगा और इसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा। आ गया समझ में? तो जैसे जैसे हम तार की लंबाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए तो क्या होता है कि जब विद्युत, जहां पर परमाणु रिएक्टर से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, वहां पर जो वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर आते आते क्या हो जाता है? उसका करंट थोड़ा सा कम हो जाता है। किसके कारण? तार की लंबाई बढ़ती है, इसके कारण। तो पहला आ गया, जो क्या है? प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है? तार की लंबाई के, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब है दूसरा चीज, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका
उल्टा ए के। अब ये ए क्या है, एक ए है तार के अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल कि जो तार की मोटाई होती है, तार की मोटाई, जो करंट होता है वो उसके तार की मोटाई के बराबर होता है। अब ये देखो, ये जैसे जो तार है, अब इस तार की जितनी मोटाई होगी, इस तार की जितनी मोटाई होगी उतना ही उसमें क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। तार की जितनी मोटाई होगी उसका उतना प्रतिरोध क्या होगा? कम। मतलब जो मोटाई है वो जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध है उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो अगर अपन क्या कर दे कि मोटाई को बढ़ा दे, क्यों? क्योंकि जो करंट फ्लो होता है वो उसके सरफेस पर होता है। जो अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल है, ये जैसे तार है, इस तार में से मैंने एक छोटा सा तार निकाला, इसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल, इसके ऊपर क्या होता है? करंट चलता। ठीक है। अब तो सर मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, तो जो रिएक्टर वगैरह जहां से नाभिकीय विखंडन से जहां पर ऊर्जा बनती है वहां से अपन क्या कर दे कि इतने बड़े बड़े मोटे तार लगा दे, तो बिजली का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े जो तार है वो जो खंबे हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेंगे, ठीक है, और लटक के नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए, और क्या होगा? इतने तार बनाने में खर्चा भी ज्यादा होगा। तो इसका इलाज क्या करते हैं? इसका इलाज ये करते हैं कि ये जो आप जैसे तार देख रहे हो, इस तार में क्या करना है? अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना है। तो इस तार को मैं क्या करूंगा, ये मोटा तार है, इसके अंदर आप देखो कोई भी तार लेना, उसके अंदर ये पतले 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 बहुत ही छोटे छोटे तार होते हैं। अब इस तारों का होने का क्या बेनिफिट है कि ये जो अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल है, ये एक तो पूरे तार का यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे ये पूरा मोटा तार है, ये पूरा मोटा तार है इसका ये। अब ये इसके ऊपर इतना इतना एरिया था अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये इतना। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको इतना छोटा छोटा इसके टुकड़े कर दूं, ये तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए भी कोई भी तार होता है तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके पतले पतले तार खींच के फिर एक मोटा तार इसका बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है। तो क्या होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध होगा कम। आगे समझ में? तो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। और तार को अगर मोटा करेंगे और प्रतिरोध कम होगा तो मतलब क्या होगा कि उसमें विद्युत धारा है वो क्या होगी? आसानी से बहेगी। क्या होगी? धारा का प्रवाह आसानी से, धारा आसानी से बहेगी, धारा का प्रवाह आसानी से होगा। आगे समझ में? क्या होगा? लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आप उसके अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध होगा कम और विद्युत धारा क्या होगी? ज्यादा मात्रा में बहेगी। आगे समझ में? ये दो चीजें। अब है तीसरी चीज है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति। अब चालक की प्रकृति का क्या मैटर है? अब देखो, चालक क्या होते हैं? जो धारा का प्रवाह आसानी से कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक। अब अपने यहां पर जो आप देखोगे खंभों के ऊपर तार है वो मैक्सिमम क्या होते हैं? एल्यूमिनियम और इनके बने होते हैं। अगर इसकी जगह पर जो चांदी है उस चांदी के मैं तार लगा दूं तो क्या होगा? धारा आसानी से प्रवाहित होगी। चांदी के जो तार है वो लगा दूंगा तो धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता होती है वो चांदी की क्या होती है? कम। प्रतिरोधकता आगे आएगी जिसको क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, रो बोलते हैं। अब ये प्रतिरोधकता है, ठीक है, प्रतिरोधकता है वो जितनी कम होती है वही इतना धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। तो सर अगर अपन क्या कर दे, जितने खंबे हैं उनके ऊपर चांदी के तार अगर लगा दे तो क्या होगी? प्रतिरोध बहुत ही कम होगा और धारा क्या होगी? आसानी से फ्लो होगी। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चांदी के तार लगा दोगे तो लोग ही उखाड़ के चले जाएंगे। इसलिए क्या कर देते हैं? उससे कम जैसे कि एल्यूमिनियम है उसको ले लेते हैं और उसके तार लगा देते हैं। तांबा है, अब तांबे में भी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। आप देखोगे कि लोहे के जो तार होते हैं उसमें भी करंट फ्लो होता है, लेकिन जो तांबे के तार होते हैं उसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता होती है कम। देखो दो चीज आ रही है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, दोनों को अपन समझेंगे, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? कम। कॉपर का जो तार होता है उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, जिसके कारण क्या होते हैं? वो धारा आसानी से प्रवाह करते हैं। तो चालक की प्रकृति, कोई चांदी का तार है ये समझ लो, ठीक है, तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। अब इसमें करंट सबसे प्रतिरोधकता, अगर आपको पूछे कि इसमें सबसे प्रतिरोधकता कौन है, तो जो धारा का आसानी से प्रवाह करे
उसमें तो ऐसे डेली बेस पर आप देखोगे चांदी सबसे अच्छी क्या है, धारा का प्रवाह होता है इसमें, तो चांदी की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं अपन रो, ये सबसे कम होगी, और ये इसमें धारा सबसे फास्ट बहेगी। इसका तांबा ये इससे कम, फिर ये इसमें धारा सबसे ज्यादा, तो ये आगे ये दोनों तीनों चीज है जिस पर क्या होता है, प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। देखो यहां पर अपन ने बनाया कि इस प्रकार से अगर क्या कर दे अपन सर्किट बना दे, और पहले सर्किट में तो क्या करें, सीधा सीधा सा क्या करते अपन कि सीधा ही अपन ये इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देंगे, ये सीधा नॉर्मल तार। तब क्या होगा कि धारा है वो मान लो कि ए मीटर का पाठ्यांक आया कितना, कि यहां से 0 से लेकर 5 तक चला गया, कितना 0 से लेकर 5 तक चला गया यहां तक ये। लेकिन अगर मैं दूसरी समय में क्या करूं कि इसका तार कर दूं मोटा, तार क्या कर दूं मोटा, तार कर दूं मोटा, तार मोटा होगा तो क्या होगा, प्रतिरोधकता होगी कम, और धारा का मान क्या हो जाएगा अधिक। तो सेम बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि इसमें धारा का मान है वो कितना, यहाँ पर जैसे 5 हो रहा था, तो मान लो तार को मैंने दुगना मोटा कर दिया, तो ये भी धारा कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पर 1 तक पहुंच जाएगी, 10 तक, ठीक है 10 पॉइंट तक। अब यहीं पर जैसे मैं एक कर लेता हूँ तांबे का तार, और यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं चांदी का तार लगा दूं, क्या लगा दूं चांदी का तार, तो क्या हो जाएगा, इसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। तो पहला चीज है लंबाई वाला, दूसरा क्या है अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल वाला, और तीसरा है अगर इसकी जगह मैं चांदी का तार लगाऊंगा तो बहुत ही फास्ट करंट फ्लो होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता होती है कम। अब ऊपर आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। अब फॉर्मूला कैसे बना, तो ये जो 3 चीजें इन पर निर्भर करती है। तो हमने देखा कि पहला है जो प्रतिरोध आर है वो किस पर निर्भर करता है, एल पर, लंबाई पर, समानुपाती एल। दूसरा है प्रतिरोध आर, ये आर देखो प्रतिरोध है, ठीक है, समानुपाती 1/a, ए क्या है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। अब जब समानुपाती हम दोनों, अब ये इन दोनों को अपन मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो आर है वो समानुपाती किसके है, लंबाई ऊपर और नीचे क्या है ए। आगे समझो। अब अगर इस समानुपाती के चिन्हों को अपन हटाते हैं तो क्या आता है नियतांक, और वो नियतांक है इसको अपन या जिसको क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं या रो बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये रो भी लिख सकते हो आप, वो के भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चाहे आप के लिखो या रो लिखो। अब इसको क्या बोलते हैं, ये है रो। अब इस रो का मतलब है, इस रो को बोलते हैं चालक की प्रतिरोधकता। देखो ये क्या है प्रतिरोधकता, और ये जो प्रतिरोधकता है ये क्या होती है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, क्या है कि वो किसका तार है उसके, ठीक है। ये है इसकी प्रतिरोधकता। अब ये क्या है रो है, ये प्रतिरोधकता, और ये क्या है, ये है प्रतिरोध आर। यहां पर देखो आर क्या है, ये है प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज है। अगर आपको प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो आपको क्या पता है ओम, अगर आपको प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो कैसे निकालोगे, तो अपन निकालते। देखो आर क्या है प्रतिरोध, और प्रतिरोधक का मात्रक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये अब अगर आपको कोई पूछे कि इसका जो ये है रो क्या है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो आर ओम का ये है आर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम, ये लिख दिया हमने ओम। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से, तो ये लिख लिया हमने मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई, दो चीजें होती है, तो क्षेत्रफल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन मीटर स्क्वायर, दो आ गया, ठीक है। अब ये है रो, अब इस रो का मात्रक हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को यहां पर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा रो आएगा, और ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, इसको ऐसे अपन लिख लीजिए, ठीक है मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके नीचे, ऐसे देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया रो, ये जो क्या है प्रतिरोधकता। तो यहां से अपन को इस प्रतिरोधकता का मात्रक मिला, क्या मिला कि 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा ओम मीटर, क्या बचा ओम मीटर। तो इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इस प्रतिरोधक का मात्रक होगा ओम मीटर, क्या होगा ओम मीटर। और ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक पूछे थे क्या होगा
सिर्फ ओम। क्या होगा? सिर्फ ओम होगा। आ गया? तो ये क्या है? प्रतिरोधकता। आ गया समझ में? अब तो ये क्या है? प्रतिरोधकता। अब जो प्रतिरोधकता होती है ये क्या है? इस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। तो जो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। आप देखोगे कि चांदी की तार है, उनकी प्रतिरोधकता होती है कम, और जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उतना ही करंट उसमें आसानी से फ्लो होगा। तो जो चालक होते हैं, चालक किसको बोलते हैं? जो विद्युत का फ्लो आसानी से कर सकते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। तो जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? कम। कितना होता है? कि जो चालक होते हैं उन चालक और जो उनका जो प्रतिरोधक होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻6 ओम मीटर से 10⁻, ये माइनस जरूर याद रखना, ठीक है? ये इतना कम तक होता है। किनका? चालक का, चालकों का। 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी, कभी कभी पूछ लेता है। इन दोनों के बीच में होते किसकी? जो कुछ चालक वगैरह होती है उनकी, ठीक है? ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी है। ये आ गया। अब देखो, जो चालकता बढ़ने, प्रतिरोधकता कम होने का फायदा क्या है? ये आप देखोगे कि जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, जिस सबसे प्रतिरोधकता कम होती है चांदी की, ठीक है, लेकिन उसको तार क्या होते हैं? उसके महंगे पड़ते हैं, इसलिए अपन उसको नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम अपने पास होता है कॉपर का, और कॉपर से भी सस्ता थोड़ा एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है। और क्या होते हैं? हल्के तार होते हैं। एल्यूमिनियम होता है तो क्या? हल्की धातु होती है, इसलिए आप देखोगे कि एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है किसमें? विद्युत से, विद्युत को लाने वगैरह में। आप देखोगे कई पर कॉपर के तारों का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम, और प्रतिरोधकता कम होगी उतने वो क्या होगी? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। दूसरा आप देखोगे कि कुछ चालक जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि जिनकी प्रतिरोधकता होती है कम, प्रतिरोधकता होती है कम, और वो क्या करते हैं? प्रतिरोधकता इन सबकी पीपीटी में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ, प्रतिरोधकता कम होगी तो क्या होगा कि जो आवेश का प्रवाह होगा तो उसके पदार्थ के जो कण होंगे वो क्या करेंगे? उसको रोकेंगे, उस चीज को रोकेंगे। तो जो आप देखोगे कि मिश्र धातु होते हैं, आप देखोगे टंगस्टन वगैरह जो मिश्र धातु होते हैं उनमें आप देखना कि जो फिलामेंट, जैसे बल्ब का फिलामेंट है, उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब वो प्रतिरोधकता कम होती है तो वो क्या करते हैं? जैसे उसमें करंट फ्लो होता है तो वो उसको रोकते हैं। रोकने के कारण होते हैं, रोकने के कारण क्या होगे कि जो विद्युत ऊर्जा थी, जो विद्युत ऊर्जा थी वो क्या हो जाती है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जिससे इसी के कारण तो क्या होता है कि निक्रोम के तैयार, आपने हीटर देखा होगा, तो हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? इनकी प्रतिरोधकता होती है कम, और प्रतिरोधकता कम होगी तो क्या करेंगे? ये विद्युत के प्रवाह को रोकेंगे, जिसके कारण उसके जो कण है उसके अंदर के वो क्या होते हैं? विद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है। वो रॉड क्या होती है? गर्म होती है। सेम उसी प्रकार बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्योंकि देखो निक्रोम क्या है? मिश्र धातु, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज की मिश्र धातु, और इसके अंदर आयरन होता है। तो ये क्या है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? कम होती है। आपके जो एनसीईआरटी उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, आप देखो इसमें पदार्थ दिए हुए और उनकी क्या दी है? प्रतिरोधकता। तो देखो सबसे कम प्रतिरोधकता ये माइनस वाली डिजिट है, ठीक है? अब सबसे कम है देखो चांदी की, सबसे कम किसकी है? चांदी की। अब चांदी की प्रतिरोधकता कम है, आप देखो चांदी में सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है, फिर निकिल है, फिर आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी और मैग्नीज है। उसी प्रकार उस सबसे पहले किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है? चालक की। उसके बाद आती है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु को देखो कम है। अब इसमें आपको चीजें क्या याद रखनी है? एक तो कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये किस किस की मिश्र धातु? कॉपर तथा निकल की, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद मैग्नीज, आप सारणी में अपने देखना, उसमें से ये याद करना, कभी कभी पूछ लेते कौन सी मिश्र धातु किस किस से बनी हो, ठीक है। मैग्नीज अगर आपको पूछे मैग्नीज में क्या है, तो देखो कॉपर, मैग्नीज और निकिल की मिश्र धातु मैग्नीज। उसके बाद निक्रोम, तो निकर से निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस, इन चारों की मिश्र धातु कौन सी, निक्रोम, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है कई बार, ये आपको कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी मिश्र धातु किसका संयोजन है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छे से कौन कौन का किसका मिश्र धातु से बना हुआ है। फिर एक कांच, अब ये देखो ये विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी किसको बोलते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब उसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल होता नहीं। जैसे आप कांच के अंदर देखोगे, कठोर, एबोनाइट, डायमंड है, कागज है, इन सब में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब इसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सिल्वर है वो धारा का सबसे अच्छा चालक है, क्यों, तो आपका आंसर होगा प्रतिरोधकता इसकी सबसे कम होती है। अगर आपको पूछे कि विभिन्न प्रकार के जो हीटर वगैरह होते हैं इसमें निक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं, अब देखो निक्रोम है, हीटर है, अब हीटर में बिल्कुल ही करंट नहीं जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो गर्म ही नहीं होगा, उसमें धारा का प्रभाव होगा नहीं, तो अपन विद्युत रोधियों से बना नहीं सकते, तो इसके बीच का मिश्र धातु का बनाते हैं, जिससे क्या है, करंट भी फ्लो होगा लेकिन प्रतिरोधकता होगी कम, और प्रतिरोधकता कम होगी तो क्या होगा, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। इसलिए निक्रोम के धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकों की तुलना में थोड़ी सी कम होती। आगे समझ में, तो ये सारा मैटर है किसका, किसका मैटर है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो किस पर, पहला है लंबाई पर, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा चालक की प्रकृति पर, चांदी का है, कॉपर का है, मिश्र धातु का है, किसका, उस पर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने अपन पीपीटी पर। आशा करता हूं आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो प्रतिरोधक की निर्भरता, पहला है प्रतिरोध की लंबाई, प्रतिरोधक जो आर होता है वो किसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, तो आर है वो समानुपाती किसके होता है, एल। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये आर है वो 1/a होता है, ठीक है। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा क्या होगा, ये प्रतिरोध है वो घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इससे क्या निकला, आर बराबर ये, और इससे ये प्रतिरोध निकला, ये मैंने आपको अच्छे समझा, इसको क्या बोलते हैं, के या रो बोलते हैं, और जो क्या है एक स्थिरांक है, जिसे चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध, चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मात्रक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्या आएगा इसका, ओम मीटर, क्या आएगा, ओम मीटर। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार। अब अगर आपको ऐसा पूछे परिभाषा कि ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, आपको पूछे कि किसी चाल की प्रतिरोधकता क्या होती है, आपको क्या पूछे कि किसी चाल की प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अगर आप देखो कि यहां पर अगर मैं लंबाई को भी क्या कर दूं एक, ये क्या है, देखो ये फॉर्मूला अपना क्या है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर मैं क्या कर दूं कि जो चालक तार है उसकी लंबाई में 1 मीटर ले लूं, क्या ले लो, इसका 1 इकाई ले लो, और इसका क्षेत्रफल भी मैं कितना ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तब क्या होगा कि ये 1 से 1 कट जाएगा, तब ये देखो आर और ये प्रतिरोधकता समान हो जाएगी। तो अगर आपको पूछे इसकी परिभाषा कि प्रतिरोधकता क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या है, तो ये इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे समझ में, तो ये इस परिभाषा से इस प्रकार से अपन को लिखना है, दोनों को एक एक कर देना है, फिर इससे अपन इसको याद रख सकते हैं। अब आते अपन इसके आगे, फिर हमने क्या पढ़ा था कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। प्रतिरोधकता धातुओं तथा मिश्र धातुओं की क्या होती है, कम, इसीलिए तो वो क्या होती है, करंट का फ्लो जल्दी करते हैं। जिसका परिसर, ये आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6। और रबर, कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ है, उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 की पावर
10 की पावर 12 ओम से 10 की पावर 17। देखो यहाँ पर सीधे माइनस में हो रही है, तो माइनस में हो रहा मतलब कम, और यहाँ पर प्लस वाले का था मतलब ज्यादा। अब प्रतिरोधकता का क्रम, प्रतिरोधकता का क्रम का मतलब कि जिसमें प्रतिरोधकता क्या होगी ज्यादा, वो क्या होगा, विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं करता। तो एक तो होते हैं कुचालक जो करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं करते, तो करंट का फ्लो नहीं करते मतलब उसमें क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी, वो क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी कम, सॉरी प्रतिरोधकता होगी ज्यादा। उसके बाद है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में आप चार्ट में देखो क्या होगी, उस मिश्र धातु की उससे कुचालक से थोड़ी सी प्रतिरोधकता कम, और उससे भी कम किसकी होती है, अर्धचालक की, और सबसे कम किसकी होती है, चालक की। तो ये क्रम आपको याद रखना है, कभी भी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रतिरोधकता का क्रम किस प्रकार से होता है। अब है चांदी, अब इनके प्रयोग बताया कि प्रतिरोधकता के कम ज्यादा होने से क्या क्या इनके अनुप्रयोग होते हैं। तो देखो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि ये सारी धातु है, इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम, इसलिए ये क्या विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इनका तार संयोजक तारों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि मिश्र धातुओं के बने हुए विद्युत बल्बों के तंतु फिलामेंट के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि विद्युत बल्बों में तंतुओं के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन धातु है, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक उच्च होने से क्या होगा कि वो तप्त तो होंगे, तपेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, उष्मा ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगी, वो तप्त होगी, उसमें ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बदलेगी, लेकिन वो तार टूटेगा नहीं, क्योंकि इनका गलनांक ही बहुत ही ज्यादा होता है। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातु की अपेक्षा कम होती है। मिश्र धातु क्या होती है, एक या एक से अधिक धातुओं को आपस में मिला देते तो क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। तो जो मिश्र धातु होती है, जैसे कि आप देख रहे हो नाइक्रोम है, ठीक है, निक्रोम है। अब निक्रोम के अंदर क्या है, निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आयरन है। अब ये सारे इसके अवयवी धातु है, लेकिन जो अवयवी धातु है उनकी तुलना में जो मिश्र धातु बनाई हमने निक्रोम, उसकी प्रतिरोधकता क्या है, उसकी प्रतिरोधकता है उनके अवयवी धातुओं की तुलना में कम, सॉरी क्या होगी, उसकी अधिक होगी, मिश्र धातुओं की अधिक होती है। अब अधिक होने से क्या होगा कि जो मिश्र धातु है वो विद्युत का चालन कम करती है, किसकी तुलना में, जैसे चालकों की तुलना में। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचन या दहन नहीं होता है। जिस प्रकार से अपन ने कॉपर का दहन कर दिया था, तो कॉपर का दहन हो जाता है, लेकिन मिश्र धातुओं का आसानी से दहन नहीं होता है। अगर ये दहन हो जाएगी तो फिर इसका ओपन यूज नहीं कर सकते, इसीलिए तो मिश्र धातु का उपयोग किसमें करते हैं कि जो ताप वाली युक्तियां, जैसे कि अपन विद्युत प्रेस में देखते हैं, उसमें क्या होती है, जो नीचे की सरफेस होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। अब अगर उसकी जगह पर अपन ने कॉपर यूज किया तो उसका क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, या उसका ऑक्सीकरण भी होता है, आपने देखा होगा। लेकिन जो मिश्र धातु होती है उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण कौन सी अभिक्रिया, एक उपचन अभिक्रिया है, लेकिन जो आप देखोगे कि नीचे अगर आप क्या करते हैं, नाइक्रोम वगैरह की जो प्लेट होती है वो क्या होती है, उसका एक तो अपचन नहीं होता और वो दहन नहीं होता, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो दहन नहीं होता है। क्यों, प्रतिरोधकता क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसमें जो विद्युत ऊर्जा आती है उसको क्या बदल देता है, उष्मा ऊर्जा में बदलता है, और उनका गलनांक भी क्या होता है उनकी तुलना में ज्यादा, और ऑक्सीकरण नहीं होता है, अपचन इनका नहीं होता है। इसीलिए जो ताप युक्तियां होती है, जैसे कि इस्त्री है, टोस्टर है, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता है कि मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। हीटर का तार नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। किसी पदार्थ की जो प्रतिरोध है और उसकी प्रतिरोधकता वो ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर अपन क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, जब अपन क्या करते हैं, ये ताप पर निर्भर करती है। अब ये देखो अलग अलग ताप पर निर्भर करती है, कोई जैसे मिश्र धातु होती है, अर्धचालकों में ताप पर अलग निर्भरता होती है, तो ये सारे क्या होती है, सब पर अलग अलग निर्भर होती है। ये आप 11th में इसका पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ आपको ये पता रखना है कि जो प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता दोनों किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी में इसका निचोड़ यही है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आपको एक एक याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से याद हो। मिश्र धातुओं का क्या होता है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक। अब ये अपन ने सबने समझ लिया। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एग्जाम्पल में है, और मैक्सिमम क्या चांस रहते हैं कि एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतुओं का प्रतिरोध, किसी विद्युत बल्ब के तंतुओं का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। तो यहां पर देखो आर कितना है, आर है 1200 ओम। तो यह बल्ब 220 वोल्ट कितने विद्युत, तो यह बल्ब 220 वोल्ट कितनी विद्युत धारा लेगा। तो इसका विद्युत विभव है V, वो कितना है 220 वोल्ट, और ये हमको पूछ रहा है कि धारा I का मान क्या होगा।
दूसरा प्रश्न ये है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, तो हीटर की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध है, हीटर के पास आ जाते हैं अपन, हीटर, और ये है बल्ब, ठीक है, इसका प्रतिरोध आर है, वो कितना है 100 ओम, कितना है 100 ओम है। यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, और यह विद्युत हीटर इसका वोल्टेज कितना है 220, स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो इसमें भी क्या धारा पूछा है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें प्रतिरोध आता है, वोल्टेज आता है और धारा आती है, तो हमको पता है ओम का फॉर्मूला, क्या ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है V/I बराबर R, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो R दिया हुआ है, R दिया हुआ है और I अपन को ज्ञात करना है, तो इससे क्या होगा कि V, R को यहां पर नीचे भेज देंगे और I, तो I कैसे ज्ञात करेंगे V/R कर लेंगे सीधा, अपन को I मिल जाएगा। तो यहां पर धारा कितनी होगी, तो वोल्टेज कितना है 220 बट्टा 1200। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर 22 से नीचे 120 है, तो क्या लगेगा, पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया पॉइंट। तो पॉइंट लगाने से क्या होगा, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं अपन। अब 120 और 120 240 होते, कितनी बार गया, एक बार भाग, 120 का 220 में कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया, एक बार भाग गया, एक बार भाग जाने से कितने हो गए 100 बचे, कितने बचे 100 बचे। अब इसके पीछे अपन क्या लगा सकते हैं, 1 0 और लगा सकते हैं। तो 120 का अपन भाग देंगे कितनी बार, 1000 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, कि लगभग 8 बार, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 12 8 0, 8 बार गया, ठीक है। तो कितना है 900। अब 0.18 एम्पियर भी आप लिख सकते हो, 0.118 एम्पियर लिख सकते हो, तो इसका आंसर आप 0.18 एम्पियर लिख सकते हो। आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इतना। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है वोल्टेज कितना है 220 और प्रतिरोध कितना है 100, ठीक है। और यहाँ पर आप दोगे भाग तो कितना आएगा, धारा का मान आई कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की क्या, कि देखो यहाँ पर भी वोल्टेज 220 था, यहाँ पर वोल्टेज 220 दिया और यहाँ पर भी वोल्टेज 220 दिया, लेकिन देखो धारा का मान यहाँ पर ज्यादा आया और यहाँ पर आ गया पॉइंट में कम आ गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या था ज्यादा, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है कम, तो जितना प्रतिरोध कम होता है धारा का मान उतना ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये जो आपने आगे आपने समझा वो यहाँ पर सिद्ध भी हो गया, ठीक है। जितना प्रतिरोध हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध जितना ही कम लेंगे धारा का मान उतना ही ज्यादा आएगा। देखो वोल्टेज तो दोनों, ये इसी प्रश्न में वोल्टेज समान है, इसमें भी समान है, आगे समझ में। तो ये अपना पहला नंबर। अब आते हैं दूसरे पर। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी लेता है, ये हीटर है, यह कितनी धारा लेता है, आई लेता है 4 एम्पियर, कितनी है 4 एम्पियर लेता है, तथा उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट का है, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा देंगे। अब ये बोल रहा है कि अगर क्या करें, अगर अपन ऐसा करें कि इस विद्युत धारा, इसका वोल्टेज है वो कितना कर दूं मैं, 120 वोल्ट कर दूं, तब ये धारा कितना खपत करेगा, धारा कितना लेगा। तो देखो यहां पर दो चीजें दी हुई है, क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है। अगर मैं इससे क्या निकाल दूं, इसका प्रतिरोध निकाल दूं, इसका प्रतिरोध निकाल दूं, देखो यहां पर देखो, ठीक, इसके यहां का क्या मन निकाल दे सकता है, इसका प्रतिरोध निकाल सकता हूं। तो यहां पर इसका प्रतिरोध R कितना होगा, प्रतिरोध R होगा V/I, तो R बराबर कितना होगा, V कितना है 60 बट्टा 4, 60 बट्टा 4, दो से कटेगा और कितना आ जाएगा 15 ओम, 15 ओम। ये क्या है, इस यहां पर प्रतिरोध। अब देखो यहां पर सिर्फ इसने वोल्टेज को चेंज किया, इसने क्या किया है, सिर्फ वोल्टेज को चेंज किया, लेकिन इसमें प्रतिरोध वो का वो रखा है। कोई भी हीटर है उसका सिर्फ क्या किया, इसने वोल्टेज चेंज कर दिया, वोल्टेज को चेंज कर दिया। जिस प्लग में पहले कौन से प्लग में लगा हुआ था, 60 वोल्ट वाले प्लग में लगा हुआ था, अब क्या कर दिया उसने 120 वाले वोल्ट वाले प्लग में लगा दिया।
तो अब 120 वोल्ट की बिजली आ रही है, सॉरी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन प्रतिरोधता वो का वो है, तो धारा कितने बहेगी? तो अपन को क्या करना है, आर ये यहां से अपन ने निकाल लिया, इस आर को यहां पर रखें, तो V अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है। अब अगर क्या करें, इसको आर को ला लिया हमने यहां पर और आई यहाँ, ठीक है। तो V अपॉन आर को अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, तो V अपॉन आर निकला है इस मान को, इससे अपन को धारा प्राप्त हो जाएगी। तो वोल्टेज इसने कर दिया है 120 वोल्ट ये, और प्रतिरोध कितना है 15। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 अटे, तो 5 एम्पियर की धारा, 8 एम्पियर की धारा बहेगी। कितनी बहेगी? 8 एम्पियर की धारा किसमें बहेगी? इसमें। तो जब इसका अपन वोल्टेज 120 वोल्ट कर देंगे तब धारा कितनी आ जाएगी? 8 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। तो पहला तो ये आ गया, पहले का आंसर, पहला सवाल क्या पूछा था इसने, कितना प्रतिरोध होगा, तो ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या है, 8 एम्पियर की धारा होगी। तो ये हो गया अपना दूसरा नियम का। अब आते अपन आगे, इससे पहले अपन ये कर लेते हैं। देखो, दिए गए पदार्थ की किसी 1 मीटर लंबाई तथा मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम, यहां पर 1 मीटर है, ठीक है सवाल में। जब दिए गए पदार्थ की किसी दिए गए पदार्थ की लंबाई L तथा मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के लिए अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई को 2। यहाँ ये क्या कर रहा है, लंबाई को कर रहा है L/2, लंबाई को कर रहा है आधी, और मोटाई को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तब इसका प्रतिरोध है वो कितना होगा, तब इसका प्रतिरोध कितना होगा वो ये बोल रहा है। तो अब देखो, पहली कंडीशन थी, पहले ये सबसे पहले क्या था कि ये प्रतिरोध R, वो उसमें बोल रहा है कि लंबाई कितनी थी, L। अपन को पता है प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, लंबाई और मोटाई ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बराबर का चिन्ह है, तब इसे यहाँ पर क्या आ जाती है, प्रतिरोधकता रो भी आ जाती। ये सूत्र अपन को पता है कहां से, कि प्रतिरोधक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उससे मन ज्ञात किया था, आर बराबर एल अपॉन ए, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है, रो आ जाता है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि पहले जब ये इस प्रकार की कंडीशन थी, इस प्रकार की जब कंडीशन थी, तब इसको मान लेते अपन R1, तब ये कितना आ रहा था कि इस पूरे का मान कितना आ रहा था, 4 ओम। कितना आ रहा था, 4 ओम आ रहा था पहली कंडीशन में। इस पूरे का जो जब अपन सॉल्व करते थे 4 ओम इसका मान आ रहा था। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं कि इस तार को तार की लंबाई कर दूं आधी, इस तार को, तब दूसरा प्रतिरोध मान लो कितना आएगा, तो इस तार की मैं लंबाई कर दूं आधी, तो L बटा क्या कर दूं, 2, लंबाई को कर दूंगा आधी, L/2 कर दूं, और मोटाई इसकी कर दूं 2 गुना, तो ए है इसको मैं कर दूं 2 गुना, तब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, R2 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको जब अपन करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, सिग्मा ये बट्टे में नीचे आ जाएंगे, तो L बट्टा ये 2 नीचे आएंगे, तो 2 × 2 कितने हो गए, 4 आ गया। अब अगर R2, अब मैं 4 को आगे ले लूं, 1/4, ये क्या है, सीधा 1/4 ही है, 1/4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू रो L अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाली चीज आपको दिख रही है, ये इतना, ये आपको यहां पर देखो ये कितना दिया हुआ है, रो L अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम के बराबर, 4 ओम के बराबर। R2 बराबर कितना होगा, 1/4, ठीक है। और यहां से ये किसका मान है, R1 का मान, तो R1 ये ले, ठीक है। और R1 की वैल्यू कितनी निकल गई है, दी हुई है इन्होंने 4 ओम का, तो R2 बराबर कितना होगा, 1/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो R2 कितना आएगा, 1 ओम। मतलब क्या हुआ, जो प्रतिरोध पहले था उसका कितना हो गया, 1/4, कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई दुगनी करने और मोटाई दुगनी करने से क्या हो जाएगा, कि लंबाई आधी करने और मोटाई दुगनी करने से क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाएगा। आ गया। अब आते अपन यहां पर, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध है 26 ओम। यदि तार का व्यास 0.3 mm है
तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। तो वैद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। तो क्या ज्ञात करना है अपन को, सिग्मा। सारणी 11.2 का उपयोग करके तार की पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो आपको जो प्रतिरोधकता निकलेगी वो आपको देखना है कि सारणी जो अपने आगे आगे थी उसमें किसके बराबर है। तो देखो, किसी धातु के तार की 1 मीटर लंबी तार की, तो तार की लंबाई L है, वो कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1 मीटर। कितनी दी हुई है, 1 मीटर। 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध, तो इसका विद्युत प्रतिरोध R कितना है, R दिया है इसने 26 ओम। यदि तार का व्यास, इस तार का व्यास तो अब व्यास को अपन ऐसे D लिख सकते हैं, जैसे ये तार का अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल या तार का गोलाई वाला भाग होता है। अब यहां से लेकर ये क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, ये व्यास, ये ठीक है। अब ये जो व्यास होता है, वो कितना है, ये व्यास है, दिया हुआ इसने कितना, 0.3 mm, 0.3 mm। अब ये mm में, तो इसको मैं क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो mm को जब मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, mm को मीटर में जब बदलते हैं तो ये mm है, तो इसके अंदर कितने जीरो का भाग दे देंगे, 1 2 3, 10 की पावर 3 से इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इसको जब भाग देंगे तो इसका ऊपर खुद का एक पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, नीचे 1 और 0। तो ये इसका व्यास कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4, और जब ये 10 की घात 4 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 की पावर -4। देखो, ये 10 की घात 4 है, जब ये ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -4। ये तो आ गया D, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो R है वो क्या होता है, L/A, ये ठीक है। और अपन को ज्ञात करना है ये प्रतिरोधकता, ये। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R यहाँ पर रखेंगे, A आ जाएगा यहाँ पर, L आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो इससे ये प्रतिरोधकता का मान निकलेगा। अब R दिया हुआ कितना, 26 हो, तो R लिख दिया 26। A क्षेत्रफल कितना है, तो किसी भी जो तार का अनुप्रस्थ काट क्या है, गोलीय, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान कितना है, 3.14। पाई को अपन कितना लिखते हैं, 3.14। और आर कितना है, तो आर कितना होता है, देखो ये होता है व्यास। अब व्यास को जब आधा करते तब निकलती है त्रिज्या, व्यास को आधा करते तब निकलती है त्रिज्या। तो ये व्यास अपना है 3 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको मैं क्या कर दूं, आधा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो इस त्रिज्या निकल गई, इसका मैं भी क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तब यहाँ पर अपनी क्या निकलेगी, चालकता। अब जब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 26 इंटू 3.14 है, इंटू, अब इसको देखो, इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 10 की घात -4 है, तो अब जब इसका गुणा होता है तब क्या होता है कि जब इसका स्क्वायर करते तब क्या होगा, -8। और नीचे ये 2 है, ये कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये तो सिर्फ क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, और नीचे तो क्या है, बटे में एल भी तो है, और एल कितना है अपना, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो एल इसका 1, जब एक का भाग देंगे तब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब आगे जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे 13। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। जब इन सबको अपन सॉल्व करेंगे और ये 13, 157 और 9 का जब गुणा करते, 13, 57 और 109 का जब अपन गुणा करते, तब अपने पास आते कितना, 18,369 इंटू 10 की पावर -8 बट्टा कितने, 100,
ठीक है। अब ये 4 संख्या वाले डिजिट है तो इसको अपन और छोटा करेंगे, तो इस यहाँ से अगर क्या करेगा अपन, ये 1, यहाँ से 2 जीरो अगर नीचे उतार दे तो कितना आएगा 1.8369 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 होगा तो इसमें से 8 में से 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब 4 जीरो का पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1.8 इंटू 10⁻6, तो आंसर क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ये। और ये क्या है इसकी प्रतिरोधकता। और जब अपन इस सारणी में देखेंगे तो ये प्रतिरोधकता किसकी है 1.8 इंटू 10⁻⁻6, तो ये देखो मैग्नीज के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है मैग्नीज के बराबर। तो यह धातु है वो कौन सी हो सकती है, यह धातु मैग्नीज हो सकती है। कौन सी धातु हो सकती है, यह धातु मैग्नीज हो सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।